नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह टॉपिक है इसरो से जुड़ा हुआ। एक्चुअली एक मिशन है जिस मिशन का नाम है LV-M3M5 CMS-03 मिशन। दोस्तों यह मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर से सीधे कनेक्ट होता है, तो इस लिहाजे से इसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों एक्चुअली LV-M3M5 यह एक प्रकार का रॉकेट है और इस रॉकेट के माध्यम से एक उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा, उसका नाम है CMS-03। तो यह उपग्रह है दोस्तों, इसरो के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है परीक्षा के दृष्टिकोण से यह स्वाभाविक सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले इस जो मिशन का संक्षिप्त विवरण है वह हम देख लेते हैं, उसके बाद हर एक टेक्निकल पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में इससे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मुख्य परीक्षा में भी आपका प्रश्न कैसा हो सकता है। दोस्तों मिशन के संक्षिप्त विवरण की बात करें तो 2 नवंबर 2025 को जो यह मिशन है इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। स्थान है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। इसरो के द्वारा यह जो मिशन है यह पूरा किया जा रहा है और इसमें जो रॉकेट यूज हो रहा है उस रॉकेट का नाम है LV-M3M5, जिसे आप बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं या इस नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो इसमें जो उपग्रह यूज हो रहा है वह CMS-03 है या GSAT-7R भी आप कह सकते हैं। इसके भार की बात करें, इसके वजन की बात करें तो 4410 किलोग्राम का है, बहुत ही हैवी जो है इसका वेट है और यह भारत का अब तक का लॉन्च किया गया सबसे भारी संचार उपग्रह है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी इससे पहले भारत के द्वारा इतना हैवी कोई भी जो है जो उपग्रह है वह लॉन्च नहीं किया गया है, यह पहला है अपने तरह का। दोस्तों अगर बात करें तो इस मिशन ने CMS-03 को आप देखेंगे तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसको GTO के नाम से आप जानते हैं, इसमें यह स्थापित करेगा और जहां से उपग्रह धीरे धीरे अपनी अस्थायी कक्षा में पहुंचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब मुझे लगता है कि आपको GTO को समझना चाहिए कि GTO क्या है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को समझना होगा कि GEO क्या है। दोस्तों GTO, यहाँ इमेज पर आप फोकस करिएगा तो आप थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी कर पाएंगे अपने दिमाग में। GTO की बात करें अगर दोस्तों तो भू समकालिक अंतरिक्ष कक्षा इसको कहते हैं और यह संक्रमण कक्षा जो ट्रांसफर ऑर्बिट है, यह ट्रांसफर ऑर्बिट प्रकार की होती है। दोस्तों ऑर्बिट के बारे में आपने पढ़ा होगा जनरली कक्षाओं में, जो साइंस एंड टेक की कक्षाएं हैं या फिर ज्योग्राफी की भी कक्षा में आपने ऑर्बिट को पढ़ा होगा। तो लोअर ऑर्बिट और इसी प्रकार से GTO या फिर जो है GEO। तो GTO जो है एक प्रकार का संक्रमण कक्षा यानी कि ट्रांसफर ऑर्बिट है दोस्तों, जिसे किसी उपग्रह को पहले पृथ्वी से प्रक्षेपित किया जाता है ताकि बाद में उसे भू स्थिर कक्षा यानी कि GEO में, ठीक है, GEO में इसको स्थापित किया जा सके। तो आप कह सकते हैं कि GTO एक प्रकार की सीढ़ी है GEO तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा GEO के बारे में, यह पृथ्वी के विषुवत रेखा के ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक वृत्ताकार कक्षा है। यहां पर आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें घूमने वाला जो उपग्रह होता है वह पृथ्वी के घूर्णन काल यानी कि 24 घंटे के समान की गति से घूमता है और इसलिए यह पृथ्वी पर स्थिर प्रतीत होता है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, जो हम जो है टीवी यूज करते हैं या फिर जो संचार और मौसम संबंधी उपग्रह देखते हैं, यह सभी जो है इसी कक्षा में रखे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्बिट होता है जो है संचार के दृष्टिकोण से अगर आप नजर रखेंगे तो। अब दोस्तों जो रॉकेट यूज हुआ है उस रॉकेट के बारे में भी हमें समझना चाहिए। वह रॉकेट है LV-M3M5 रॉकेट। दोस्तों लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से इसे आप जानते हैं और भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है यह। दोस्तों इससे पहले इसे GSLV Mk3 भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इसकी तकनीकी बिंदु पर इसकी जो ऊंचाई है लगभग 43 मीटर है दोस्तों, और जो लॉन्च मास है तो लगभग 640 टन है। 3 स्टेज इसमें होते हैं। यहाँ पर अगर आप GSLV Mk3 व्हीकल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर S200 स्टेज, L110 स्टेज और S25 स्टेज, यह 3 स्टेज दिखेंगे। सॉलिड बूस्टर स्टेज इसको बोलते हैं जो S200 स्टेज होता है। सबसे निचली स्टेज प्रारंभिक थ्रस्ट देता है जब हमारा जो है
रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे प्रारंभिक थ्रस्ट देने का काम करता है यह जो सॉलिड बूस्टर होता है S200 स्टेज। इसके बाद लिक्विड स्टेज की बात करें L110 की, तो जो रॉकेट है यहां पर आपको दिखेगा L110, तो रॉकेट को नियंत्रण और स्थिर बनाए रखने में काफी मदद करता है जो यह स्टेज है। इसके बाद क्रायोजेनिक स्टेज की बात करें C25 की, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अंतिम अवस्था तक यह जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आधारित इंजन उपग्रह को GTO तक ले जाने में मदद करता है जो आपका यह पार्ट है। तो आप देखेंगे बहुत ही प्रमुख भी है यह। आप समझ पाए होंगे LVM3M5 रॉकेट की जो तकनीकी विशेषता है उसको। दोस्तों ध्यान रखिएगा CMS-03 उपग्रह है यह। नाम तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा यह किस प्रकार का उपग्रह है इसको भी ध्यान में रखना है। दोस्तों यह एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशनल सैटेलाइट है। तो आप देखेंगे मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने के नाते बहुत ही प्रमुख है यह, और इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से जो भारतीय नौसेना है, सुरक्षा तंत्र है, उसके लिए होने वाला है। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, GSAT-7 या रुक्मिणी का नाम आपको ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ GSAT-7A उपग्रह का नाम ध्यान रखना होगा। एक्चुअली यह नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है कि इसी की जगह लेने वाला है CMS-03, यह इसका अपग्रेडेड वर्जन है। दोस्तों यह समुद्र में मौजूद जहाजों, पनडुब्बियों और कमांड सेंटर्स को एक सुरक्षित संचार नेटवर्क से जोड़ने का काम करेगा जो CMS-03 उपग्रह है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, आपने का बैंड, कू बैंड और एस बैंड के बारे में सुना होगा। तो का बैंड, कू बैंड और एस बैंड जैसी जो उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी हैं, यह अलग अलग फ्रीक्वेंसी हैं, इन फ्रीक्वेंसी पर यह काम करता है CMS-03। दोस्तों इसका जो उद्देश्य होगा मुख्य रूप से अगर आप इसको देखेंगे तो भारत को एक मजबूत नेटवर्क सेंट्रिक जो वारफेयर है वह सिस्टम देना होगा। तो ध्यान रखिएगा CMS-03 जो आपका उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट है उसको। अब इस मिशन का जो महत्व है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। दोस्तों मिशन के महत्व की बात करें तो तकनीकी दृष्टि से हमें देखने की आवश्यकता होती है, रक्षा दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है, रणनीतिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से। तो हम मुख्य रूप से इन पर अपनी नजर डालेंगे। सबसे पहले हम तकनीकी दृष्टि की बात करें तो भारत अब जो है 4 टन से अधिक वजनी उपग्रहों को स्वदेशी रॉकेट से अंतरिक्ष में भेज सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे उपग्रह हमें जो है भेजने के लिए विदेशों पर निर्भर होना पड़ता था। अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे कुछ गिने चुने देश हैं जो इस प्रकार की सुविधा प्रदान करते थे, इतने हैवी उपग्रह को यह जो है स्पेस में भेजते थे। दोस्तों रक्षा दृष्टि की बात करें तो CMS-03 भारतीय नौसेना को रियल टाइम सुरक्षित संचार उपलब्ध कराएगा। बहुत बड़ी जो है यह विशेषता है इसकी, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यह समुद्री सीमाओं की जो निगरानी है, जो कोस्टल एरिया है भारत की, उसकी निगरानी, पनडुब्बियों से संवाद और रक्षा कमांड को मजबूती देगा, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, रक्षा दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो भारत को स्वदेशी संचार नेटवर्क पर निर्भर बनाएगा, जिससे साइबर और जासूसी जैसे जो जोखिम है, भारत में होने वाले जो साइबर अपराध हो सकते हैं या जासूसी जैसे जो जोखिम हो सकते हैं, उनको यह काफी कम करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको हम देखें, इसके महत्व को, तो LVM3 की सफलता भविष्य के लिए आप देखेंगे तो गगनयान मिशन या फिर डीप स्पेस मिशन के लिए एक बहुत मजबूत आधार तैयार करेगा। तो यहाँ पर आप तकनीकी, रक्षा, रणनीति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जो है सभी डायमेंशंस को ध्यान रखेंगे इस मिशन के संदर्भ में। अब आगे हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोस्तों, तो प्रारंभिक परीक्षा में सीधे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से कुछ प्रश्न हो सकता है, आपको 3 स्टेटमेंट दिया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि CMS-03 भारत द्वारा प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह है। दूसरा कथन आपको दिया जा सकता है कि इसे LVM3M5 रॉकेट के माध्यम से भू स्थिर कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया गया। तीसरा कथन आपको दिया जा सकता है कि इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य भारत की नौसेना के लिए सुरक्षित संचार नेटवर्क प्रदान करना है। और आपसे कूट के माध्यम से पूछा जा सकता है कि क्या केवल 1 और 2 कथन सही है, या केवल 1 और 3 सही है, या केवल 2 और 3 सही है, या फिर 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। दोस्तों अगर आपने इस लेक्चर को बहुत बखूबी से देखा होगा ध्यानपूर्वक, तो इस प्रश्न का आंसर आप तुरंत
समझ पाए होंगे। और अगर आप आंसर को समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इसी प्रकार अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में भी आपसे प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रश्न हो सकता है वह इस प्रकार से हो सकता है, LV-M3M5 रॉकेट से CMS-03 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष स्वायत्तता और रक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, इस मिशन के तकनीकी, रणनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ पर चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, और इस प्रकार से इस प्रश्न को जो है आप देख सकते हैं, इसका उत्तर भी लिख सकते हैं और एग्जाम में आपसे सीधे पूछा जा सकता है। दोस्तों आंसर हिंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा LV-M3M5 रॉकेट से CMS-03 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष स्वायत्तता और रक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण क्यों, इसका उल्लेख करना होगा। फिर सेकेंडरी आप जब इस पर जो है जाएंगे तो इस मिशन के तकनीकी, रणनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ पर बात करेंगे। जो तकनीकी पहलू है, चाहे LV-M3M5 रॉकेट हो या फिर जो है जो यह प्रक्षेपण है उसकी क्षमता की बात हो, या CMS-03 मल्टीबैंड क्षमता की बात जहां पर हमने करी है, काकू S बैंड की बात की है, और क्रायोजेनिक इंजन और GTO में उपग्रह स्थापित करना हो, तो यह सभी तकनीकी पहलू में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा रणनीतिक पहलू की बात करें तो रणनीतिक पहलू में आप देखेंगे भारतीय नौसेना और रक्षा कमांड के लिए सुरक्षित संचार यह जो है देगा, जैसा कि हमने बताया आपको। इसके अलावा नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, इसका उल्लेख कर सकते हैं, और स्वदेशी संचार नेटवर्क पर निर्भरता होगी, इसका उल्लेख कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर अंतरराष्ट्रीय संदर्भ की बात करें तो अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति में जो आत्मनिर्भरता हो रही है वह आप देख वो उसका उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य अंतरिक्ष शक्तियां USA, रूस, चीन के साथ इसका तुलनात्मक जो है अध्ययन भी कर सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा और रक्षा क्षमता में जो सशक्तिकरण है, इस बात पर भी आप गौर दे सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में, जहां आप जो है सोचेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे निष्कर्ष में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशन के और सुरक्षा मिशनों के लिए आधार के रूप में शायद यह मिशन काम करेगा, इसका उल्लेख कर सकते हैं निष्कर्ष में। तो एक बहुत ही नपातुला सटीक आंसर लिखने की आवश्यकता होती है, और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप मुख्य परीक्षा के इस प्रश्न को लिख सकते हैं। अगर आप इसको लिख पा रहे हैं तो हमारे मेल पर आप शेयर कर सकते हैं, या टेलीग्राम में आप हमें एक बार जुड़कर अपने आंसर्स को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि यह लेक्चर आपको बहुत बखूबी से समझ आया होगा। हर एक पॉइंट, हर एक पहलू को आपने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा, और अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए हैं तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का आंसर आप जरूर सबमिट करेंगे। और अगर आपने सबमिट किया तो मैं समझ पाऊंगा कि आपने ठीक तरीके से इस लेक्चर को समझ लिया है। तो दोस्तों आगे मिलते हैं हम लोग अपने किसी एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए यहीं तक। धन्यवाद आप सभी का इस लेक्चर से जुड़ने के लिए।